क्लास। तो आज हम अपना ऑप्शंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़। कि ऑप्शंस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ कैन बी अडॉप्टेड बाय इन्वेस्टर्स बाय कंबाइनिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस। कि कॉल एंड पुट ऑप्शंस को यूज़ करके एक इन्वेस्टर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके ऑप्शंस को यूज़ करता है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी प्रोटेक्टिव पुट। अब प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी आपको फर्स्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुट हेज। कि वो स्ट्रैटेजी होती है जिसको कौन यूज़ करता है, हेजर्स। दिस स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड बाय हेजर्स। ये स्ट्रैटेजी वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर अपने लॉसेस को कम कर सके। अपने लॉसेस को लिमिट करने के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। ये स्ट्रैटेजी उन स्टॉक्स और उन शेयर्स के लिए यूज़ की जाती है जो एक इन्वेस्टर के अभी पोजीशन में हैं। अब एक इन्वेस्टर क्या होता है, मार्केट मूवमेंट्स के लिए श्योर नहीं होता कि प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे। वो मार्केट मूवमेंट्स के लिए श्योर नहीं है, क्योंकि जो हमारी मार्केट होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शेयर्स का प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है। हेज करके चलना मतलब सेव कर लेता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है। उसे ये लगता है कि स्टॉक के प्राइसेस शायद इंक्रीज़ हो जाएंगे फ्यूचर में, बट उसको ऐसा लगता है, बट उसके लिए वो श्योर नहीं है। अब प्राइसेस ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ये सोच रहा है कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक्चुअल में प्राइसेस बढ़ेंगे ही, उसके लिए वो श्योर नहीं है। तो इस केस में एक इन्वेस्टर क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, हेज कर लेगा। मीन्स अपनी पोजीशन को सेव कर लेगा। इस स्ट्रैटेजी को हम मैरिड पुट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज मैरिड पुट स्ट्रैटेजी। इसको मैरिड, जिसमें एक इन्वेस्टर का जो मैक्सिमम लॉस होता है वो सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट तक का ही होता है। देखो लास्ट पॉइंट है इसका, मैक्सिमम लॉस फॉर दिस स्ट्रैटेजी इज लिमिटेड एंड इज इक्वल टू द प्रीमियम पेड फॉर बाइंग द पुट ऑप्शन। कि एक पर्सन ने एक पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए जितना प्रीमियम पे किया है, एक इन्वेस्टर को उतना ही मैक्सिमम क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। It is a hedging strategy under which the holder of the stock or share buys a put option to safeguard against the price drop of that security। कि जो सिक्योरिटी उसने परचेज की है उसके प्राइस के बारे में वो श्योर नहीं है, तो प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉसेस ना हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, दैट इज़ योर कवर्ड कॉल। अब जब एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को सेल कर देता है, उन स्टॉक्स को, वो स्टॉक जो उसके अभी पोजीशन में हैं, जो उसके पास अभी जो उसने वो स्टॉक्स जो उसने अभी परचेज करे हैं, उन स्टॉक्स को जब एक इन्वेस्टर आगे सेल कर देता है उसको हम बोलते हैं कवर्ड कॉल। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस के कम होंगे, तो परचेज प्राइस से अब उसको ये लगता है कि स्टॉक के प्राइसेस ना कम हो जाएंगे फ्यूचर में। तो वो क्या करता है, अपने जिस प्राइस पर उसने उन शेयर्स को परचेज करा है उस प्राइस से हायर प्राइस पर उनको आगे फर्दर सेल कर देता है, और बदले में बायर को उसको क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम। तो ये स्ट्रैटेजी उन स्टॉक्स के लिए होती है जिनका फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। मतलब वो शेयर्स जिसके बारे में हमें लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्राइस आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, अगर 2 महीने बाद मैं इसको सेल करूँगी तो इसका प्राइस मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके प्राइस आगे बढ़ने ही नहीं है। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, उन स्टॉक्स को अपने पास 2 महीने रखने की बजाय, लॉन्ग टर्म रखने की बजाय, उनको जल्दी से जल्दी जिस टाइम करंट पे उसका जो प्राइस है उनको वो क्या कर देता है, सेल करके प्रॉफिट्स अर्न कर लेता है। नेक्स्ट देखो इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन इन्वेस्टर हु बाइज और होल्ड स्टॉक्स एंड राइट कॉल ऑप्शन ऑफ द सेम अमाउंट सेम नंबर, इट इज़ कॉल्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है और एक कवर्ड कॉल क्या होती है। नेक्स्ट
जो हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं दैट इज़ योर स्ट्रैडल, और एक आपकी है स्ट्रैंगल्स। इनको हम इकट्ठा करेंगे, ये दोनों सेम होती हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी और एक होती है आपकी स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैडल्स क्या होते हैं? जब एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर अपनी कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। देखो फर्स्ट लाइन इसकी, अ स्ट्रैडल इंटेल्स बाइंग एंड सेलिंग a call or put option simultaneously on a stock at the same exercise price, कि जब एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। देखो इसकी फर्स्ट लाइन, अ स्ट्रैंगल इज सच स्ट्रेटजी इन विच कॉल एंड पुट ऑप्शंस ऑफ द सेम अंडरलाइंग एसेट्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड, कि जब एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। अब यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? जब एक इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को परचेज करके सेल कर देता है उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। एक बार उससे पहले क्या किया, उन स्टॉक्स को परचेज किया, परचेज करके आगे क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन क्या होता है कि जब एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को सेल, जो उसके पास स्टॉक्स ऑलरेडी हैं उनको जब वो सेल करता है, सेल करने का जब उसके पास राइट होता है उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। कॉल करने, कॉल मतलब राइट टू बाय, राइट टू बाय एंड देन सेल इज योर कॉल ऑप्शन, एक बायर यूज़ करता है। और सेल पुट ऑप्शन क्या होता है जिसको हम बोलते हैं राइट टू सेल, दैट इज योर पुट ऑप्शन। अब एक और बात कॉल और पुट ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन कब अप्लाई होता है, पुट ऑप्शन कब अप्लाई होता है? जब एक इन्वेस्टर को ये लगता है कि स्टॉक के प्राइजेस इंक्रीज होंगे, जब उसको लगता है प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो एक इन्वेस्टर कौन सा ऑप्शन यूज़ करता है, कॉल ऑप्शन। जब एक इन्वेस्टर को ये लगता है कि प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो वो फटाफट से अपने स्टॉक्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है। कॉल ऑप्शन में जब उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो वो उनको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, एक बायर बन जाता है। और जब एक इन्वेस्टर को ये लगता है शेयर्स के प्राइजेस फ्यूचर में कम होने वाले हैं तो उनको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो कॉल ऑप्शन कब अप्लाई हुआ, जब स्टॉक के प्राइजेस बढ़े, और पुट ऑप्शन जब स्टॉक के प्राइजेस कम हुए तब हमने क्या यूज़ किया, पुट ऑप्शन। तो स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स में क्या होता है कि जब एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। अब वो एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ क्यों करेगा, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न इज़ योर प्राइस मूवमेंट्स, कि जो हमारी मार्केट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक ही टाइम पर कुछ एक रीजंस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ भी सकता है और एकदम से कम भी हो सकता है। तो जब एक इन्वेस्टर्स ऑन प्राइस मूवमेंट्स के लिए श्योर नहीं होता तो वो कौन सी स्ट्रैटजीज को यूज़ करता है, स्ट्रैडल्स को और स्ट्रैंगल्स को। जब एक इन्वेस्टर श्योर नहीं होता कि जो शेयर्स उससे परचेज करे हैं उसके प्राइजेस बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, जब वो प्राइस मूवमेंट्स के लिए श्योर नहीं होता तब एक इन्वेस्टर स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स को यूज़ करता है। अब जब एक इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि प्राइजेस इंक्रीज होंगे, अब प्राइजेस बढ़ेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें लगता है कि प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, कॉल ऑप्शन। और जब अगर एक इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगा, पुट ऑप्शन, उसको सेल कर देगा। अब जब वो पुट ऑप्शन को यूज़ करेगा तो उसको यही लगेगा कि अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो एक इन्वेस्टर को होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, प्रीमियम अमाउंट तक का उसको लॉस होता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होता। क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि जब हमारी मार्केट में बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं, वाइड फ्लक्चुएशंस को जब हम वोलेटिलिटी भी बोलते हैं, वाइड फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कि प्राइसेस का एकदम से इंक्रीज़ होना और प्राइसेस का एकदम से डिक्रीज़ होना।
तो तब एक इन्वेस्टर स्ट्रैडल्स को और स्ट्रैंगल्स को यूज़ करता है, स्ट्रैडल्स को और स्ट्रैंगल्स को यूज़ करता है जब एक इन्वेस्टर प्राइस मूवमेंट्स के लिए श्योर नहीं होता। अब मैं बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स के बीच का डिफरेंस कि स्ट्रैडल्स कब यूज़ किए जाते हैं, जब हम प्राइस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्ट्रैडल्स और यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्ट्रैंगल्स। अब स्ट्रैडल्स हम कब यूज़ करते हैं, जब मार्केट में वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं, और स्ट्रैंगल्स भी कब यूज़ किए जाते हैं, जब मार्केट में वाइड फ्लक्चुएशंस होती है, मीन्स प्राइजेस का एकदम से इंक्रीज़ होना और प्राइजेस का एकदम से डिक्रीज़ होना। ये भी जब प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं एकदम से और डिक्रीज़ होते हैं, तब स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स को यूज़ किया जाता है जब एक इन्वेस्टर प्राइस मूवमेंट के लिए श्योर नहीं होता। अब स्ट्रैडल्स में भी एक इन्वेस्टर क्या करता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन को परचेज करता है, स्ट्रैंगल्स में भी एक इन्वेस्टर कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करता है। अब मेन डिफरेंस आ गया स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स का, जो एक ही पॉइंट इनका डिफरेंस है, दैट इज कि जो स्ट्रैडल्स परचेज किए जाते हैं वो सेम स्ट्राइक प्राइस पर, मींस जो अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन परचेज कर रहे हो उनका जो प्राइस होगा, एक्सरसाइज प्राइस होगा, वो भी सेम होगा और सेम टाइम पीरियड के लिए टाइम भी बिल्कुल सेम होगा, सेम टाइम पीरियड के लिए आप उनको परचेज करते हो और सेम एसेट का मतलब कि सपोज करो अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया तो रिलायंस के ही शेयर का आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया है और रिलायंस के ही शेयर का आप क्या करो, पुट ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, मीन्स आपने जो एसेट यूज़ करी है वो बिल्कुल सेम यूज़ करी है। और स्ट्रैंगल्स में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज, बस इसमें जो एक्सरसाइज प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है और आप सेम टाइम पीरियड के लिए उसको परचेज करते हो और सेम एसेट के लिए उसको परचेज करते हो, वो होते हैं आपके स्ट्रैंगल्स। तो ये मेन डिफरेंस था कि स्ट्रैडल्स में जो हम कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करते हैं वो सेम एक्सरसाइज प्राइस पर परचेज करते हैं, सेम मैच्योरिटी पीरियड के लिए और सेम एसेट पे। स्ट्रैंगल्स को जब हम परचेज करते हैं जिसमें हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, बट मैच्योरिटी पीरियड और एसेट क्या होती है, सेम होती है। सपोज कि अगर हमने रिलायंस का शेयर परचेज किया तो रिलायंस, अब शेयर जो होना चाहिए कॉल और पुट ऑप्शन में शेयर रिलायंस का ही होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पर। जब एक इन्वेस्टर कॉल और पुट ऑप्शन लेता है तो वो ये कोशिश करता है कि वो ऐसी कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करे जिसमें उसकी जो कॉस्ट आए वो कम से कम आए, मीन्स एक इन्वेस्टर का जो खर्चा है वो कम से कम आए। स्ट्रैंगल्स में एक क्या कोशिश करता है वो कि वो ऐसे कॉल और ऑप्शन को परचेज करे जिसमें जो उसके प्राइजेज हैं वो कम से कम आए। अब जो ये आपके स्ट्रैंगल्स होते हैं, स्ट्रैंगल्स आर बेटर देन स्ट्रैडल्स बिकॉज कॉस्ट इन स्ट्रैंगल्स आर लेस देन स्ट्रैडल्स। कि एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि स्ट्रैंगल्स को परचेज करना बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। कम क्यों आती है? क्योंकि एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं वो कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करूं जिसमें मेरा जो खर्चा है वो कम से कम आए। तो स्ट्रैंगल्स को परचेज करने में एक इन्वेस्टर की जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। वहीं स्ट्रैंगल्स में जो हमारे लॉसेस होते हैं, लॉसेस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं पर स्ट्रैडल्स में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं स्ट्राइक प्राइजेस के, सपोज करो कि रिलायंस का शेयर है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता ही रही थी। सपोज करो एक रिलायंस का शेयर है, रिलायंस शेयर। अब रिलायंस का शेयर हमने 3 मंथ्स के लिए परचेज किया, 3 मंथ्स के लिए,
ठीक है। अगर आपको उसको फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में, अगर आप फर्स्ट मंथ में उसको परचेज करते हो तो उसका प्राइस है 1000। अब दो तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन परचेज करते हो तो उसमें उसका जो प्रीमियम है वो 80 रुपीज़ है। वहीं पर अगर आप पुट ऑप्शन परचेज करते हो तो उसका जो प्रीमियम है वो कितना है, 25 है। अगर आप 2 मंथ्स के लिए रिलायंस का शेयर परचेज करते हो कि अगर 1 महीने बाद रिलायंस का शेयर का प्राइस इतना होगा, अब प्राइस जितना भी बढ़े उसका प्रीमियम कितना होगा, 80 कॉल ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन में उसका प्रीमियम कितना होगा, 25। वहीं पर अगर रिलायंस का शेयर सपोज करो सेकेंड मंथ में 1100 का है 2 मंथ्स के लिए, जिसमें कॉल ऑप्शन में उसका प्रीमियम कितना है, 55, और उसमें पुट ऑप्शन में उसका प्रीमियम कितना है, 40। वहीं पर अगर रिलायंस का शेयर थर्ड मंथ के लिए कितना है, 1200 रुपये का है, और उसमें उसका प्रीमियम कितना है, 35 का, और उसका पुट ऑप्शन में उसका प्रीमियम कितना है, 55 का। अगर एक इन्वेस्टर स्ट्रैडल STRADDLE स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है तो वो एक ही एक्सरसाइज प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करेगा। सपोज करो एक इन्वेस्टर ने 1100 का शेयर लिया, जिसमें कॉल ऑप्शन अगर वो खरीदता है तो उसको प्रीमियम कितना देना है, 55। अगर वो पुट ऑप्शन लेता है तो उसको प्रीमियम कितना देना है, 40। तो उसको टोटल कितना प्रीमियम देना है, दैट इज़ योर 95। तो ये होती है स्ट्रैडल्स, कि जब एक इन्वेस्टर कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज कर रहा है तो वो सेम स्ट्राइक प्राइस पर उनको परचेज करें। मीन्स 1100 का ही शेयर वो 55 कॉल, अगर वो कॉल ऑप्शन लेता है तो उसको प्रीमियम कितना देना है, 55, और पुट ऑप्शन में उसको कितना प्रीमियम देना है, ₹40। तो ये था आपका स्ट्रैडल्स। वहीं पर अगर एक इन्वेस्टर स्ट्रैंगल्स यूज़ कर रहा है तो स्ट्रैंगल्स के केस में अब चेक करो, कॉल ऑप्शन में सबसे कम प्रीमियम किस में है, 35 में। तो वो कॉल ऑप्शन किसका लेगा, 1200 का शेयर, जिसमें वो प्रीमियम कितना देगा, 35। वहीं पर पुट ऑप्शन में चेक करो, सबसे कम प्रीमियम किस में, 25 रुपीज़ सबसे कम है, तो वो कौन सा शेयर लेगा, कॉल ऑप्शन का 1000 वाला शेयर, जिसमें जो उसका प्रीमियम अमाउंट टोटल जो खर्चा है वो कितना है, 35 + 25 इज योर ₹60। उसका जो खर्चा है वो सिर्फ 60 रुपीज़ का है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रैंगल्स में एक इन्वेस्टर क्या सोचता है कि वो ऐसे कॉल और पुट ऑप्शन को परचेज करे जिसमें जो उसकी कॉस्ट आए वो कम से कम आए। अब यहाँ पर अगर स्ट्रैंगल्स में एक इन्वेस्टर का लॉसेस होता है तो उसको मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 60 रुपीज़ का होगा। वहीं पर अगर एक इन्वेस्टर स्ट्रैडल्स को यूज़ कर रहा है तो उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितने का होगा, ₹95 का। दैट इज़ 55 एंड 40 इज योर 95। तो यहाँ से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। अब हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर स्प्रेड। अभी हमने लास्ट स्ट्रैटेजी में पढ़ा, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स में हमने पढ़ा कि एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करता है। बट स्प्रेड्स में क्या होता है कि एक इन्वेस्टर्स एक ही टाइम पर कॉल्स को, ऑप्शंस को, कॉल और पुट ऑप्शंस को परचेज भी करेगा और उनको सेल भी करेगा। बट स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स में हमने ये पढ़ा कि एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर कॉल और पुट ऑप्शंस को परचेज करता है। बट स्प्रेड्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स उन्हीं कॉल और ऑप्शंस को परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। उसको हम बोलते हैं स्प्रेड्स। कि जब एक इन्वेस्टर्स कॉल्स और पुट ऑप्शंस को सेल और परचेज करता है एक ही टाइम पर, एक ही स्ट्राइक प्राइजेस, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पर, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड्स। देखो, अ स्प्रेड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ 2 or more कॉल ऑप्शंस और 2 or more पुट ऑप्शंस, बट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड स्ट्राइक प्राइसेस आर डिफरेंट। कि इसमें जो टाइम और स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। जिसमें हम फर्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि बुल कॉल स्ट्रेटजी। अब बुल से आप क्या समझते हो कि बुल कौन सा पर्सन होता है? बुल वो पर्सन होता है जो ये सोच रहा होता है कि फ्यूचर में एक स्टॉक के प्राइजेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अब सपोज करो कि एक इन्वेस्टर है, उसने एक कॉल ऑप्शन को परचेज कर लिया लोअर स्ट्राइक प्राइस पर।
मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज़ एक इन्वेस्टर है, उसने एक कॉल खरीदी, एक शेयर्स खरीदे कितने पे, जिसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1500, जिस पे उसने जो प्रीमियम पे करा परचेज़ करने का वो पे करा 240 का। ठीक है, अब सपोज़ करो उसका एक फ्रेंड था, उसने कहा कि तूने शेयर खरीदा 1500 रुपये का, कॉल का शेयर खरीदा है। किसका शेयर खरीदा उसने? सपोज करो रिलायंस का शेयर खरीदा है। ठीक है, और उसने कहा कि रिलायंस आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका जो शेयर चलेगा वो मैक्सिमम अगर बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा? सिर्फ मैक्सिमम 2000 तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो सपोज करो ये ए है और एक बी पर्सन है। तो ए ने क्या किया, अपने फ्रेंड की बात सुनकर उस शेयर को 2000 में सेल कर दिया। उसके फ्रेंड ने ए को कहा कि तुम अपने शेयर को 2000 में सेल कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा इस शेयर का प्राइस नहीं बढ़ने वाला। अगर 1500 से ऊपर बढ़ भी गया तो उसको फ़ायदा ही होगा, एक फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बुल है वो ये सोचता है कि शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर 1500 से प्राइसेस ऊपर बढ़े तो उसको प्रॉफिट होगा। कब तक का प्रॉफिट होगा? 2000 तक का, क्योंकि उसने उस शेयर को 2000 में आगे सेल कर दिया बी को। सपोज करो उसने बी को आगे 2000 में शेयर सेल कर दिया, जिसमें उसको जो प्रीमियम मिला, अब उसने शेयर को सेल करा, सेल करके उसको प्रीमियम मिलेगा। सपोज उसको जो प्रीमियम मिला वो मिला 125 का। 125 का उसको क्या मिल गया? प्रीमियम। उसने इस शेयर को खरीदने में कितने पैसे खर्चे थे? 240 रुपीज़ स्पेंड किए थे, 240 रुपये खर्चे थे। अब उसको 240 में से कितने मिल गए? 125 रुपये मिल गए। तो अभी उसका सिर्फ खर्चा कितने का हुआ? 115 रुपये का। ठीक है, कि अगर एक शेयर 1500 से ऊपर बढ़ेगा 2000 तक, फ़ायदा किसका होगा? ए का। अब बी क्या सोचेगा कि इस शेयर का प्राइस 2000 से ऊपर बढ़ जाए तो उसको क्या होंगे? प्रॉफिट्स अर्न होंगे। ठीक है, अगर शेयर का प्राइस 1500 से ऊपर बढ़ता है 2000 तक का, तो ए क्या करेगा? उस कॉल को उस शेयर्स को परचेज कर लेगा, तो ए को प्रॉफिट हो जाएगा। बी क्या सोच रहा है कि अगर शेयर का प्राइस 2000 से ऊपर होगा, 2000 से बढ़ेगा, तो बी को फ़ायदा होगा, तब वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बुल कॉल स्ट्रैटेजी, जिसमें एक इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, बट उसके एक फ्रेंड ने कहा कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, कुछ एक लिमिट तक ही प्राइस का होगा, बढ़ेगा। तो उसने क्या किया? 1500 का शेयर खरीद कर उसने उसको 2000 में क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब जब उसने 1500 का ख़रीदा था तो उसको 240 रुपये में प्रीमियम पे किया था, और बदले में उसको 125 रुपीज़ मिल गए, प्रीमियम मिल गए शेयर को सेल करने में। तो यहाँ पर एक बायर का, ए पर्सन का, ए इन्वेस्टर का जो मैक्सिमम लॉस है वो कितने का हुआ? 240 माइनस 125, कितने का लॉस हुआ उसको? सिर्फ उसको जो मैक्सिमम लॉस हुआ वो हुआ में से 125 क्या कर देगा? माइनस, कि उसने इतना पे किया था शेयर खरीदने के लिए, उसने आगे उसको फर्दर सेल कर दिया कितने में? 125 में, जिसमें उसको प्रीमियम मिला। उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ 115 रुपीज़ का होगा। क्लियर हो गया? तो बुल कॉल स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? जिसमें एक इन्वेस्टर एक लोअर प्राइस पर, लोअर स्ट्राइक प्राइसेस पर शेयर्स को खरीद कर उसको हायर स्ट्राइक प्राइस पर क्या कर देता है? सेल कर देता है, जिसमें एक्सरसाइज प्राइस में डिफरेंट होता है, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के लिए। उसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्ट्रैटेजी। इसी का ही दूसरा आता है आपका बियर कॉल स्ट्रैटेजी। बियर कॉल स्ट्रैटेजी में क्या होता है? जब एक इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को परचेज करके उसे लोअर प्राइस पर सेल कर देता है, उसे हम करते हैं बियर कॉल स्ट्रैटेजी। अब बियर कॉल स्ट्रैटेजी, अब बियर कौन होता है? बियर वो पर्सन होता है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि फ्यूचर में शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने की बजाय बहुत कम हो जाएंगे। सपोज करो उसने जो शेयर परचेज किया था, अभी हम एग्जांपल करते हैं, 1500 का ए ने शेयर खरीदा था। अब वो एक बियर कॉल स्ट्रैटेजी बियर की तरह सोच रहा है। अब बियर क्या सोचता है कि फ्यूचर में शेयर्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उसने क्या किया? बी को उसके एक फ्रेंड ने कहा कि इसका शेयर तो बहुत डूबने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दे? सेल कर दे।
अब उसने 1500 का शेयर लेकर उसने उसको 1000 में क्या करा, बी को सेल कर दिया। इसमें इसने जो प्रीमियम पे किया था वो कितना गया था, 140। इसने जब 1000 में सेल किया तो उसका जो प्रीमियम उसने चार्ज किया, सपोज करो 150 चार्ज किया। अब उसके एक के फ्रेंड ने उसको क्या कहा कि इसको तो उसको 1000 रुपये में बेच दे, कम से कम तेरा जो लॉस है वो कम से कम कुछ एक लॉस तो तेरा रिकवर हो जाएगा। तेरे 240 तो रिकवर नहीं होंगे, कम से कम 240 में से 150 क्या हो जाएंगे, तेरे रिकवर हो जाएंगे। तो जो इसको लॉस होगा वो सिर्फ कितने का होगा, इसको सिर्फ 90 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको हम बोलते हैं बियर कॉल स्ट्रैटेजी, जिसमें एक इन्वेस्टर ये सोच रहा होता है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं बियर कॉल स्ट्रैटेजी। तो फिर वो क्या करता है, जिस प्राइस पर उसने शेयर्स को परचेज किया है उस प्राइस से लोअर प्राइसेस पर उसको वो क्या कर देता है, आगे सेल कर देता है। उसको हम बोलते हैं बियर कॉल स्ट्रैटेजी। लास्ट आती है आपकी बटरफ्लाई कॉल स्ट्रैटेजी। अब बटरफ्लाई कॉल स्ट्रैटेजी में स्प्रेड ऑप्शंस में क्या होता है, ये वो स्ट्रैटेजी होती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। किस किस का कॉम्बिनेशन, बुल कॉल स्ट्रैटेजी का और बियर कॉल स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई कॉल स्ट्रैटेजी, बटरफ्लाई स्प्रेड ऑप्शंस। अब एक इन्वेस्टर बटरफ्लाई स्प्रेड ऑप्शन को कब यूज़ करेगा, जब उसको कुछ एक लिमिटेड प्रॉफिट्स कमाने हैं, मीन्स उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट्स का कोई लालच नहीं है। जब एक इन्वेस्टर सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट्स को अर्न करना चाहता है जिसमें उसको जो लॉसेज हों वो भी कम से कम हो, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, बटरफ्लाई स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी को वो यूज़ करता है। This strategy is a combination of bull and bear spread strategy. It has a limited profit and limited risk. इसमें जो रिस्क होता है वो भी लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। तो ये थी आपकी स्प्रेड। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं आयरन कॉन्डोर। अब इसमें क्या होता है, जब एक इन्वेस्टर कॉल और पुट ऑप्शंस को 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को पर परचेज करता है, जिसमें एक इन्वेस्टर कॉल और पुट ऑप्शन को 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पर जब वो परचेज करता है उसको हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। मीन्स उस टाइम पर सपोज करो जो भी करंट प्राइस चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ आयरन कॉन्डोर क्या होता है। सपोज करो कि अभी रिलायंस का जो शेयर चल रहा है वो 100 रुपीज़ का चल रहा है और हमारी 2 तरह की ऑप्शंस होती है, एक होती है हमारी कॉल ऑप्शन, एक होती है हमारी पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या एक पर्सन क्या सोच रहा होता है कि जब प्राइसेस क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको परचेज कर लेगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। वहीं पर पुट ऑप्शन में क्या होता है, जब एक पर्सन ये सोच रहा होता है कि प्राइसेस कम हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि जब एक इन्वेस्टर 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पर 2 कॉल ऑप्शंस को परचेज करता है और 2 पुट ऑप्शंस को परचेज करता है, उसको हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। सपोज करो रिलायंस का शेयर 100 है, तो एक इन्वेस्टर ने 2 कॉल ऑप्शंस खरीदे, एक 110 के और एक 120 के। ये 2 कॉल ऑप्शंस उसने खरीदे। वहीं पर पुट ऑप्शन मीन्स जिसमें वो कुछ सोच रहा है कि प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस कम हो। सपोज करो उसने 2 पुट ऑप्शंस खरीदे, एक 90 का शेयर खरीदा और उसने एक 80 का शेयर खरीदा। 2 उसने जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से 2 कॉल्स ऊपर वाली खरीदी और करंट प्राइस से 2 पुट ऑप्शंस उसने नीचे वाले खरीदे, उसको हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। इनका जो एक्सपायरी डेट होती है, जो मैच्योरिटी डेट होती है वो भी सेम होती है, बट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, डिफरेंट। मैच्योरिटी डेट सेम होती है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और एक होता है आपका शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोर कौन सा होता है। अभी मैं पहले मैं बताती हूँ आपको लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। 2 तरह के होते हैं ये। अब जब एक इन्वेस्टर अपने करंट प्राइस से, सपोज करो जो करंट प्राइस का जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो 100 रुपीज़ था, जब एक इन्वेस्टर नियरेस्ट प्राइस वाली कॉल को सेल कर देता है और दूर वाली कॉल को परचेज कर लेता है,
नियरेस्ट कॉल वाली मीन्स जैसे 110 है, नियरेस्ट वाली कॉल ये है, 110 है या फिर 90 है, इन वाली कॉल्स को वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। और जो दूर वाली कॉल्स हैं 120 और 80, इनको वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। ये होता है आपका लॉन्ग आयरन कंडोर। वहीं पर जो शॉर्ट आयरन कंडोर में इसका ऑपोजिट हो जाता है। शॉर्ट आयरन कंडोर में अगर मैं यहाँ पे लूँ शॉर्ट आयरन कंडोर, शॉर्ट आयरन कंडोर में क्या हुआ, नियरेस्ट वाली कॉल को उसने ऑपोजिट हो गया, नियरेस्ट वाली कॉल का, अब इसको पहले वो सेल कर रहा था, अब इनको वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। और जो दूर वाली कॉल्स हैं इनको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट आयरन कंडोर। तो ये वो इन्वेस्टर स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिन्हें ये लगता है कि इस शेयर का प्राइस एक लिमिट तक ही क्या होगा, मूव करेगा। मीन जिसमें जो लॉन्ग आयरन कंडोर वाला होता है, लॉन्ग, जिसमें एक पर्सन ये सोच रहा है कि अगर शेयर का प्राइस चेंज होगा तो वो 110 तक ही इंक्रीज़ हो सकता है, और अगर वो डिक्रीज़ होगा तो सिर्फ 90 तक ही डिक्रीज़ हो सकता है। मीन्स उसकी जो प्राइस रेंज है वो सिर्फ इसी 110 और 90 के बीच में ही घूमेगी, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो 110 तक ही बढ़ेगा, अगर कम होगा तो सिर्फ 90 तक ही कम होगा। उसे हम बोलते हैं लॉन्ग आयरन कंडोर। और वो इन्वेस्टर्स जिनको ये लगता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, अब शॉर्ट में क्या हो गया कि अगर एक इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मूव होंगे, कि 100 से 120 हो जाएगा और 100 से कम होकर भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जब मूवमेंट्स उसको लगती हैं तो वो कौन सा, वो इन्वेस्टर कौन सा होता है, शॉर्ट आयरन कंडोर स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। तो ये थे आपके आयरन कंडोर। लास्ट स्ट्रैटेजी आती है आपकी, दैट इज़ योर कॉलर। अब जब एक इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है मिनिमम लॉसेस पर, तो वो क्या यूज़ करेगा, अपनी ही यूजेस प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी। देखो, and investors hold the shares of underlying stock and simultaneously buy protective pull and sell calls options against his holding। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी कौन सी होती है। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी जब बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर कब यूज़ करता है, जब एक इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है। जब एक इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हेज करना चाहता है, मीन्स वो प्रोटेक्शन के साथ चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा भी लॉसेस ना हो और उसको जो रिकवरी और प्रॉफिट्स हो वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स होते जाएं और लॉसेस बिल्कुल ना हो। तो जब एक इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है, सेफली चलता है, उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी या फिर कॉलर स्ट्रैटेजी, जिसमें एक इन्वेस्टर ऐसी कॉल्स और ऑप्शंस को यूज़ करता है जिसमें उसकी पोजीशन जो रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होते। तो ये होते आपके कॉल, ये थी आपकी स्ट्रैटेजीज। अभी हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करी हैं। एक हमने पढ़ी प्रोटेक्टिव पुट, कर्व्ड कॉल, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड, आयरन कंडोर एंड कॉलर्स। नेक्स्ट हम मेन टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस की। ऑप्शंस की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है। अब ऑप्शंस की जो वैल्यूएशन है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है। 3 मेथड से हम ऑप्शंस की वैल्यूएशंस करते हैं। फर्स्ट है आपका बाउंड्रीज, सेकंड आपका की फैक्टर्स और थर्ड आपका वैल्यूएशन मॉडल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या होती हैं। बाउंड्रीज आर द रेंज ऑफ ट्रेडिंग, कि किस रेंज में एक ऑप्शंस की वैल्यू में मेजर की जाएगी, उसको हम बोलते हैं बाउंड्रीज। दीज आर द रेंज ट्रेडिंग। इसमें क्या होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, जिसकी हेल्प से हम एक ऑप्शन की वैल्यू को, प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। मीन्स एक जो ऑप्शन प्राइस की, शेयर्स की जो प्राइस है, वो जो वैल्यू है वो 2 लिमिट्स के अंदर ही
घूमती है, एक दो लिमिट्स के अंदर ये उसकी एक वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। एक होती है उसकी अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जिसको हम बोल सकते हैं, एक होती है उसकी मिनिमम लिमिट कि एक ऑप्शन की जो प्राइस है वो मैक्सिमम इतने प्राइस तक हो सकता है और एक ऑप्शन का प्राइस मिनिमम इतने प्राइस तक हो सकता है। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ को हम बोलते हैं बाउंड्रीज। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड्री, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड्री। What is the upper boundary? It is the maximum limit up to which an option value can go on the upper side। कि एक एसिड की, एक अंडरलाइंग एसिड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड्री। इफ द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज हायर देन दिस वैल्यू द इन्वेस्टर विल बाय स्टॉक डायरेक्टली। कि अगर ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ती है, हायर होती है, तो बायर्स क्या, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, स्टॉक्स को परचेज करेंगे प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। लोअर बाउंड्री क्या होता है, दिस इज द लोएस्ट लिमिट बियॉन्ड विच द ऑप्शन वैल्यू कैन नॉट फॉल। कि ये वो लिमिट होती है जिस लिमिट से नीचे उस ऑप्शन की वैल्यू नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड्री। नेक्स्ट आता है मेन पॉइंट आपके, व्हाट आर द की फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बाउंड्रीज में जो अपर और लोअर लिमिट है जिसका इफेक्ट पड़ता है ऑप्शन के प्राइजेस के ऊपर, जो इफेक्ट पड़ता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट। द वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन विल डिपेंड अपॉन द टाइम टू एक्सपायरी। कि एक ऑप्शन की वैल्यू उसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा एक्सपायरी डेट होगी, जितनी ज़्यादा उसका पीरियड होगा, लॉन्गर पीरियड होगा ऑप्शंस का, उतनी ही ज़्यादा उस ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। द लॉन्गर द पीरियड मोर वैल्यूएबल आर कॉल्ड ऑप्शंस। कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड एक्सपायरी, जितनी ज़्यादा डेट, जितने ज़्यादा मंथ्स के लिए हम एक ऑप्शन को परचेज करेंगे उतनी उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है। सपोज़ करो कि एक जो हमने एक शेयर्स खरीदे, एक शेयर खरीदा हमने रिलायंस का, सपोज शेयर खरीदा कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए या 5 मंथ्स के लिए। तो जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब एक जो हमारी मार्केट होती है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना उसको टाइम मिलता है उस शेयर की वैल्यू को, प्राइस को टाइम मिलता है फ्लक्चुएट होने का। अब किसी भी टाइम वो बढ़ भी सकती है और किसी भी टाइम वो घट भी सकती है। तो फ्लक्चुएट होने का उसको जितना ज़्यादा टाइम मिल जाता है, प्राइजेस के अंदर वो चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट। लॉन्गर टाइम इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑप्शंस विल मूव इनटू द मनी एंड विल बिकम प्रॉफिटेबल फॉर द बायर। कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना बायर्स के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना एक वैल्यू, एक शेयर का प्राइस बढ़ता है मैक्सिमम और नॉर्मली, और उतना ही बायर का क्या होता रहता है, फ़ायदा होता रहता है। दूसरा आता है आपका एक्सरसाइज प्राइस। इट मेजर्स द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अंडरलाइंग फ्यूचर प्राइजेस। कि जैसे जैसे शेयर्स के प्राइजेस चेंज होते रहते हैं वैसे ही उसका प्रीमियम अमाउंट भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो आपके शेयर का जो प्रीमियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर। द प्रीमियम इंक्रीजेज वेयर स्ट्राइक प्राइस बिकम्स मोर फेवरेबल इन रिलेशन टू द करंट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड द वाइस वर्सा। कि जैसे जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा, एक्सरसाइज प्राइस चेंज होता है, वैसे ही एक शेयर के प्रीमियम अमाउंट में भी वो सारे चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक प्राइस। दिस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर विच अफेक्ट द ऑप्शन प्रीमियम। कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से हमारे प्रीमियम अमाउंट के ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। अब स्टॉक प्राइजेस में और प्रीमियम में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरह होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड द कॉल प्राइजेस। कि जैसे जैसे आपके एसेट के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉल्स के प्राइसेस भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक प्राइसेस।
नेक्स्ट आता है आपका वोलेटिलिटी। अब मैंने आपको ये बता चुकी हूँ, वोलेटिलिटी अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको हम बोलते हैं वाइड फ्लक्चुएशंस, कि एक इन्वेस्टर को नहीं पता होता कि मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो उन फ्लक्चुएशंस को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, जिसका अफेक्ट हमारे ऑप्शन के प्राइसेस के ऊपर पड़ता है। लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड्स। दीज आर ऑल्सो हैज सम इफेक्ट ऑन, इनका भी कुछ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स का और डिविडेंड्स का हमारे ऑप्शन प्राइसेस के ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वैसे ही हमारे प्रीमियम अमाउंट्स, कॉल और ऑप्शंस के जो प्रीमियम अमाउंट्स हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो ये थे आपके कुछ एक फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स की वजह से हमारे ऑप्शन प्राइसेस के ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। लास्ट टॉपिक आता है आपका वैल्यूएशन मॉडल। दो तरह के मॉडल्स होते हैं। अब एक आता है आपका रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मॉडल, दूसरा आता है आपका ब्लैक-शॉल्स मॉडल्स। फर्स्ट जो मॉडल आता है वो है आपका रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मॉडल। दिस मॉडल इज़ यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स, कि जब हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मॉडल। ये मॉडल किसने बनाया था, जॉन कॉक्स एंड स्टीफन रॉस ने ये मॉडल बनाया था इन ईयर 1976। This model is developed by John Cox and Stephen Ross in 1976, जिसमें एक इन्वेस्टर रिस्क की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करता है, इन विच एन इन्वेस्टर फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। वो इन्वेस्टर जो रिस्क न्यूट्रल होकर सोचता है वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि स्टॉक के प्राइजेस राइज हों। मीन्स वो रिस्क फ्री है, रिस्क न्यूट्रल, की जितना रिस्क को कोई नहीं, हम रिस्क को देख लेंगे, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि स्टॉक के प्राइजेस फ्यूचर में क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। तो वो पर्सन कैसे सोच रहा है, रिस्क न्यूट्रल होकर सोच रहा है। इसमें इन्वेस्टर रिस्क न्यूट्रल होते हैं, रिस्क के लिए इनडिफरेंट होते हैं, जिसमें वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक-शॉल्स मॉडल। ये किसने बनाया था, दिस मॉडल इज डेवलप्ड बाय फिशर ब्लैक एंड मैरॉन सोल्स इन ईयर 1973। अब रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मॉडल में कुछ एक कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्लैक-शॉल्स ने, फिशर्स ब्लैक और मैरॉन सोल्स ने एक मॉडल बनाया, दैट इज़ ब्लैक-शॉल्स मॉडल। ये मॉडल हम जब यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस को जब यूज़ करते हैं, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई शेयर ख़रीदा है 2 महीने के लिए, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो सिर्फ 2 महीने बाद ही निकलेगी। 1 महीने के बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही होती है। उनको हम बोलते हैं यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। तो ये मॉडल कहाँ पर, कौन से ऑप्शंस में यूज़ होता जाता है, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लैक-शॉल्स मॉडल्स को यूज़ करते हैं। इस मॉडल की हेल्प से एक इन्वेस्टर्स उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता है जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होती है, जो रिस्क फ्री होती हैं। रिस्क फ्री ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है। तो ये थे आपके वैल्यूएशन मॉडल्स। 2 तरह के मॉडल्स करे हमने, रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन मॉडल, दूसरा ब्लैक-शॉल्स मॉडल। तो यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश।